आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का यूनिट 5 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं, तो ये लास्ट यूनिट है इसका, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक स्वरूप। तो ये साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट जो आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं था। तो यहाँ पर ये यूनिट 5 के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका सिलेबस। तो देखते हैं यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट का नाम है बेसिकली, क्योंकि हमें पता है कि नाम के ऊपर ही ये पूरा जो यूनिट है वो बेस्ड होता है। तो जो नाम है इसका वो है समेकित यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये इंक्लूसिव वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये पहले भी सुना है आपने। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि सबको इंक्लूड कर लेना, हर तरह के क्या कह सकते हैं, जो डिफ्रेंशिएट चीज़ें होती हैं उन सबको इंक्लूड करके और फिर समेकित यानी सबको साथ लेकर जो शिक्षा देनी है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाली यूनिट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो यही है कि विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थियों से अभिप्राय। यानी कि जो विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थी है उनका मतलब क्या है, स्पेशल नीड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका क्या मतलब है, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हम नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन से हैं, फिर हम उनको क्या करेंगे मुख्य धारा में यानी कि सबके साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से, मतलब इनमें से किसी भी रूप में अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। मतलब सेम एज के, सेम क्लासेस के वो बच्चे जो इनमें से किसी न किसी तरीके से दूसरों से एकदम अलग हों, उन्हें हम बोलेंगे कि वो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ये उच्च कोटि के भी हो सकते हैं या फिर निम्न के भी, यानी ये जो डिफरेंस है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी हो वो बच्चा फिर किसमें आ जाएगा, स्पेशल नीड की कैटेगरी में। यहाँ पर परिभाषा भी दे रही है टेलफर्ड और सॉरे ने। इन्होंने कहा कि विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अदर स्टूडेंट से वो इतने डिफरेंट होते हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए उनको अलग से कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट या फिर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहलाते हैं। अब इसके अंदर कई टाइप के बच्चे आ जाएंगे जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट यानी प्रतिभाशाली बालक। ये भी हमारा क्या है, एक स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट में आएगा। इसमें प्रेम पसरीचा ने एक डेफिनेशन दी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं। ये कहते हैं कि प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। श्रेष्ठ यानी और बेटर, सामान्य से भी बेटर। अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धिलिब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं। मतलब स्पेशल ही उनके अंदर, कहते हैं ना कुछ स्टूडेंट गॉड गिफ्टेड हैं, उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट है किसी चीज़ को लेकर या उनका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे स्टूडेंट भी हमारे लिए स्पेशल नीड हो जाते हैं। फिर उनके लिए हमें अलग से उन्हें मोटिवेट करना और उस किस वे में उनका टैलेंट है वो पहचानना, फिर उस वे में उनको तैयार करना, उनको बताना कि आप इस वे में आगे जाओ, उनको लक्ष्य निर्धारण के लिए बताना। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें वहाँ पर करनी पड़ती है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा बाएं हाथ से काम करने वाले यानी लेफ्ट हैंडर्स। हालांकि जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको हम नॉर्मल ही स्टूडेंट्स की तरह मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ वजह से उनको स्पेशल नीड में रखा गया है। क्यों, वो अभी हम देख लेते हैं। क्या होता है कि उनके लिए जो लेफ्ट हैंड से करते हैं उनको लिखना वगैरह सब ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर माउस जो होता है वो राइट हैंड के अकॉर्डिंग रखा होता है, तो वहाँ उनको दिक्कत आती है। अब जब वो लैब में जाते हैं वहाँ पर जो उपकरण यंत्र होते हैं उनको व्यवस्थित किया गया है राइट हैंड के अकॉर्डिंग। अब उनका तो लेफ्ट हैंड ही राइट की तरह काम करेगा, तो वहाँ उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, खेल में, और मतलब इन्हीं सब की वजह से उन्हें स्पेशल नीड में रखा गया है। लेकिन फिर भी हमारी जो कोशिश होती है एज अ टीचर कि हम समेकित शिक्षा जो है उनको प्रदान करें।
सिर्फ लेफ्ट हैंडर ही नहीं, जितनी भी स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट है, एज अ टीचर जो रोल होता है वो यही होता है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन हो जिसमें हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी योग्यता का विकास कर सके। तो इस लाइन को हमेशा याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारा धीमी गति से सीखने वाले। अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, स्लो लर्नर्स होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें बहुत देर से समझ में आती हैं चीज़ें, एक बार में 2 बार में नहीं समझ में आती। तो ऐसे इन बच्चों के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, अभ्यास करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बाल, यानी फर्स्ट जनरेशन लर्नर। जो ये वो बच्चे होते हैं जो अपने खानदान में या अपनी फैमिली में पहले ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुँचे हो या उनसे पहले के कोई भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे में टीचर की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करे, उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर फिर ज़रूरी पड़ जाती हैं। इसलिए ये बच्चे भी स्पेशल नीड में आ जाते हैं। उसके बाद आता है वंचित बालक, यानी कि वही डिसएडवांटेजेस, जिनको एडवांटेजेस नहीं मिले हैं, जिसमें हमारे SC ST भी आ जाते हैं और भी कई कैटेगरी इसमें आ जाएगी। तो वो भी फिर हमारे लिए एक स्पेशल नीड के लिए बच्चा हो जाता है। वंचित बालक का मतलब हो सकता है वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप से वो हो सकता है। उसके बाद आते हैं क्षमताओं से युक्त बालक, यानी ऐसे जो डिसेबल होते हैं जिसमें आपके हर तरह के विकलांग बालकों को शामिल किया जा सकता है। अब ये तो हमने टाइप्स देख लिए। इसके लिए उपयुक्त उपचार क्या है, हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर या फिर जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ के एज अ लीडर हम क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए ताकि ये समेकित शिक्षा में आ जाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन में आ जाए। सबसे पहला समायोजन में सहायता। समायोजन यानी साथ चलने में हम उनको सहायता कर सकते हैं। लचीली शिक्षण विधियाँ हो ताकि उनके अकॉर्डिंग हम चेंजेस ला सकें अपनी एक्टिविटीज़ में। व्यक्तिगत भी ध्यान दिया जा सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं हम उन बच्चों में। निर्देशन सेवाएं, उनको निर्देश दिए जाएं। उचित प्रोत्साहन, मोटिवेट करते रहें। उचित सकारात्मक व्यवहार, टीचर का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, खासकर इन बच्चों के लिए। उसके बाद प्रतिभा पहचान, अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या कुछ कमी है तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा उनके अंदर कोई और टैलेंट है या नहीं, तो हम उसको खोजें, उसको बताएं उन्हें कि आप ये कर सकते हो। उसके बाद अतिरिक्त समय अगर ज़रूरत पड़े तो देना चाहिए। उचित वातावरण हम उनके लिए प्रदान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करेंगे ताकि सभी बच्चे जो हैं वो एक मुख्य धारा में आकर एक साथ पढ़ाई कर सकें। इसके बाद आते हैं क्षतिग्रस्तता के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। जो ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं इसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव जो है वो हर रूप में पड़ता है। तो शारीरिक हो गया जो शरीर से रिलेटेड है, फिर मानसिक, फिर सामाजिक रूप से भी, भावनात्मक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा। इन सभी दृष्टिकोणों पर या फिर हम कह सकते हैं इन सभी आयामों पर क्षतिग्रस्तता का प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्षतिग्रस्तता होती है यानी कि कोई कमी या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है उनके अंदर। फिर उससे क्या होती है, क्षमता, यानी कुछ करने में उनको दिक्कत आती है। मान लीजिए कोई बच्चा है उसको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है, तो शारीरिक रूप से मान लीजिए उनका पैर खराब है तो पहले उन्हें क्षमता होगी, यानी वो उन्हें चलने में दिक्कत होगी, अक्षम हो जाएंगे, वो सक्षम नहीं रहेंगे। तो उसके बाद हम उसको विकलांग यानी डिसेबल कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं इसके रीज़न क्या हो सकते हैं इन सभी के। एक तो हो सकता है वंशानुक्रम, बिल्कुल, फिर शारीरिक कारण हो सकता है और वातावरण संबंधित कारण भी हो सकता है। वातावरण में ज़्यादातर आपका ही भावात्मक, संवेदनात्मक, नैतिक और भाषा का जो रोल है वो ज़्यादा होगा, और यदि शारीरिक की बात करें तो वो वंशानुक्रम पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब ये हर स्टेज में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कौन कितने परसेंटेज में यहाँ पर प्रभावित करता है, लेकिन ये तीनों ही कारण जो है वो इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा विशिष्ट आवश्यकताओं से युक्त विद्यार्थियों के प्रति द्वेष एवं भेदभाव। कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके प्रति जो भेदभाव होता है या फिर जो द्वेष होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका, वो किस टाइप से होता है। तो बेसिकली हमें ये देखना है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर कि क्षमता या विशिष्ट बालकों के लिए नकारात्मक भाव, नेगेटिव जो भाव होते हैं, शब्दों का प्रयोग करके और उनके प्रति द्वेष भेदभाव जो है हम वहाँ पर कर सकते हैं उत्पन्न।
तो ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है जिसको बिल्कुल भी अपनी क्लासरूम में अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं ताकि हम उसको बाहर कर सकें क्लासरूम से। तो सबसे पहली चीज़ है, ऐसे बच्चों के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि अंधा, बहरा, लंगड़ा या उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके प्रति कुछ बच्चे उन्हें चिढ़ाएं या टीचर ऐसा बिहेव करे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। फिर आता है हंसी उड़ाना, कि कुछ बच्चे उन बच्चों की हंसी उड़ाते हैं जो स्पेशल नीड के हैं। ये उनके लिए भी हो सकता है जो अपनी IQ से ज़्यादा के हैं, यानी प्रतिभावान जो बालक है उनकी भी हंसी उड़ाई जाती है कई बार क्लासरूम में। कई बार बच्चे ऐसे मजाक बनाते हैं कि तू आइंस्टाइन मत बन, या अंग्रेज की औलाद, अगर कोई अंग्रेजी ज़्यादा बोलता है तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद विद्यालय कार्यक्रमों में पाबंदी होती है कि अच्छा, अगर कोई स्पोर्ट अप प्रोग्राम चल रहा है तो हम डिसेबल बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप मत आओ। ये तो बिल्कुल ही घटिया चीज़ है, बल्कि उनको और एटलीस्ट देखने के लिए या मोटिवेट करने के लिए हम वहाँ पर ला सकते हैं। आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर बच्चा चाहता है, उसको लगता है कि वो कर सकता है, तो फिर हम उनके लिए पार्टिसिपेशन बिल्कुल ओपन रखेंगे। विशेष क्षमताओं पर ध्यान ना देना, तो उनकी जो विशेष क्षमताएं हमें उन पर ध्यान देना है बेसिकली, ना देना तो फिर भेदभाव या फिर द्वेष हो गया ना, जो कि हमें नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लासरूम में ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट और है, मित्रता में कमी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मली जैसे अदर स्टूडेंट के साथ हो रहा है वैसे ही स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को भी समेकित करके चलना है। नेक्स्ट है परिवार, समुदाय और पड़ोस की भूमिका। तो परिवार की, समुदाय की और पड़ोस की क्या भूमिका है इन बच्चों को मतलब मुख्य धारा में लाने के लिए, या फिर इनको नॉर्मल समेकित करने के लिए क्या रोल हो सकता है। तो पहला तो होता है संसाधन केंद्रों की स्थापना, रिसोर्सेज सेंटर्स। ऐसे सेंटर्स स्थापित होने चाहिए जहाँ पर इनसे रिलेटेड रिसोर्सेज मिल सकें। जैसे यदि कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उनके लिए स्टिक्स रिसोर्सेज होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ऐसे होने जो ऑडियो से वो सुन सकें, बोल सकें। और हाँ, उनकी ब्रेल लिपि की किताबें अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो होने चाहिए। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। फिर व्यवहार और सहायता, हमें उनके साथ जो व्यवहार वो सकारात्मक रखना है और ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी करनी चाहिए। सकारात्मक मोटिवेशन हमेशा करनी है, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आता है परिवेश, बालक की रुचि और आवश्यकता अनुसार हो। उचित संप्रेषण, यानी उनसे कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, वरना क्या हो जाता है कि वो अकेलेपन के भी शिकार हो जाते हैं। फिर आता है उचित अवसर, वही पार्टिसिपेशन का मौका जो है सबको मिलना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उचित ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं उनको। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी चीज़ की अगर नीड होती है तो फिर हम वहाँ पर उसको अवेलेबल करा सकते हैं। फिर आता है प्रमुख धारा में लाने का प्रयास, जितनी भी कोशिशें हमें उन्हें करनी चाहिए ताकि वो मुख्य धारा में आ सकें और सभी के साथ एक साथ आगे बढ़ सकें। उनको सारे अवसर समान मिलने चाहिए, कोई उनके साथ द्वेष, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इन सब तरीक़ों से क्या होगा, एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम सभी बच्चों को दे पाएंगे और देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो पाएगा। तो यही था यूनिट। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपका ये वाला जो टॉपिक है और सिलेबस जो है साइकोलॉजी का यहाँ पर सेकेंड ईयर का ख़त्म होता है।